सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार रेडियो सखी ममता जी, और सभी सुनने वाले सखियों और सखाओं को मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर सखी सहेली के मंच पर पहली बार मुलाकात हो रही है अपनी। मुलाकात तो आपसे रोज ही होती है। हाँ, लेकिन इस मंच पर हम पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन आज एक बात मैंने नोट की ममता जी, पूछिए। क्या पूछ रहे हैं? क्या नहीं भी पूछेंगे तो भी बताएंगे आप तो। आज जब मैं ऑफिस आई तब से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। आई हैं जब से काम ही काम किए जा रही हैं। न दुआ, न सलाम, न चाय, न पानी। क्या हो गया है आपको आज? हुआ कुछ नहीं है, बस हुआ ये है कि काम जो है निपटाना जरूरी होता है। देखिए ना, अब दिवाली नजदीक आ गई है और घर के काम बढ़ गए हैं, उन्हें निपटाना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही ऑफिस के काम, अगर दिवाली का त्योहार मनाना है तो दफ्तर के काम एडवांस में करना पड़ेगा, और जब काम एडवांस में करना पड़ता है तो थोड़ा तो काम ज्यादा बढ़ ही जाता है, और ऐसे में थोड़ा सा तनाव भी बढ़ जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि तनाव क्यों लेती हैं, भाई तनाव लेते नहीं, तनाव अपने आप से हो जाता है। और तनाव की जब हम बात करेंगे तो आज एक जरूरी बातचीत हमें अपनी सखियों और सखाओं को सुनवानी है। बिल्कुल, और आप भी सुनेंगे, सखियां और सखा भी सुनेंगे। वो है रुचिरा मोडक, जिन्हें गुरु माँ के नाम से संबोधित किया जाता है जी। उनसे हम बातचीत सुनवाएंगे जी। इसका भाग 2 आज हम प्रसारित करेंगे, और उनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह, जो हमारे सामने बैठी है ना जी। लेकिन अभी तो आप कुछ कह रही थी काम के बारे में, बड़ा कि वर्कलोड आपके ऊपर भी तो है, आप भी तो बहुत कुछ लगातार लिख रही थी कि बस हमें ये काम करना है, वो काम करना है। कुछ तो आप किसी से बात कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि काम से हमें प्यार होना चाहिए, और काम हम करते भी हैं, और ऑफिस का काम हो चाहे घर का काम हो, हमें समय पर उसे निपटा भी लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि काम से प्यार तो होना चाहिए, पर अपनी सखियों से भी तो प्यार होना चाहिए आपको। बिल्कुल, सखियों से प्यार है तभी तो सखियां और सखा ये प्रोग्राम सारे काम मुलतवी कर देते हैं, और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए कहीं आते जाते नहीं है। यानी 3 बजे सखी सहेली सुनते हैं। लेकिन एक काम के बारे में बात करते हुए हम एक जरूरी काम छोड़ रहे हैं, वो हम बता देते हैं। बताइए कि आज जो विषय है वो क्या है। तो एक तो हम कार्य से करें मोहब्बत, ये हमारे पर हम बात करेंगे ही, बिल्कुल बात कर ही रहे। और दैनिक स्वच्छता के बारे में बात करेंगे, तनाव और ध्यान साधना, जो आपने जानकारी दी है हमने और आपने, रुचिरा मोडक यानी गुरु माँ से बातचीत होगी, और ग्लोबल मीडिया के बारे में हम जानकारी देंगे। तो ये सप्ताह चल रहा है। हाँ। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी सखियां और सखा इन मुद्दों पर अपनी बात लिख सकें, और हमें उनकी टिप्पणी का इंतजार भी रहता है, और हम इस कार्यक्रम में उन्हें शामिल भी करते हैं जी। तो चलिए फिर से मुद्दे की बात पर आ जाए, या और कुछ कहना चाहती हैं? बस इतना कहना चाहते थे कि टिप्पणी साझा करने के लिए आप कैसे जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/bbs मुंबई टाइप कीजिए, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। यानी हमारी फेसबुक पर जाकर अपनी बात से हमें अवगत करा सकती हैं, है ना। तो चलिए हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं बहुत बिजी थी, यानी आपने इस बात को मान लिया है ना कि आज आपने नजरें उठाकर देखा नहीं था। मनवा दिया आपने। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको अपने कार्य से प्यार है ममता जी, और आप अपने कार्य को बहुत ही शिद्दत के साथ करती हैं, है ना। क्योंकि काम कोई छोटा या बड़ा होता नहीं है, काम होता है, घर का हो, ऑफिस का हो, और हमें अपने काम की पूजा करनी चाहिए। और जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो कार्य आपके लिए क्या होता है, बोझ नहीं रहता, बल्कि वो आपके लिए एक पूजा बन जाता है, आपके लिए, है ना, आपका सपना बन जाता है। देखिए ना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए और उसे पूरी लगन से करना चाहिए। कहते भी है ना कि जब तक कोई मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता है तब तक वो सफलता नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सच ममता जी। कई बार हम अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं, है ना। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव में रहते हैं, नाखुश रहते हैं, क्योंकि हम क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए, कैसे रहना चाहते थे और हमारी जिंदगी ने क्या मोड़ ले लिया।
तो जीवन में ये जो ऊहा-पोह है वो हमें तोड़ देती है और हम अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। या जो नौकरी हमें मिली है उससे हम असंतुष्ट होकर हर काम को बोझ मानने लगते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है मंदाकिनी जी कि हम दूसरों के काम को ही टटोलते रहते हैं, देखते रह जाते हैं कि उनका काम तो बड़ा अच्छा है और मेरा काम अच्छा नहीं है। तो इस चक्कर में कई बार हम अपना जो ओरिजिनल काम है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें दिल न लगाकर दूर हो जाते हैं और वंचित रह जाते हैं। तो जैसा मिला है जीवन, पहले उसे स्वीकार कर लिया जाए, फिर जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसको लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। और कहा जाता है ना कि लव योर वर्क, लव योर लाइफ। बिल्कुल सही। हमें से ज्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती कि मैं तो वहां जाकर फंस गई, बहुत बोरिंग काम है। लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, घर चलाने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन जरा उस काम को ये देखिए कि और कुछ काम ऐसे हैं जो, जैसे आपके घर में सहायक और सहायिकाएं काम करती हैं, वो कैसा काम है। ऐसे तमाम काम को देखें तो लगता है कि हम कितनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। हमसे जो छोटे लोग हैं, जो बहुत निम्न वर्ग में रहकर काम करते हैं, बहुत कम जमा पूंजी से काम करते हैं, वो भी कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें भी जीना है। लेकिन हाँ, आपने जैसा कि कहा ना कि लोग कहते हैं कि अरे मैं तो वहां जाकर फंस गया या फंस गई। तो ये लोग वही होते हैं ममता जी, जिन्हें अपने काम से कोई प्यार नहीं होता और बस वो मजबूरी में उसे करते चले जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ये लोग जीवन भर एक सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जिसने भी अपने काम से मोहब्बत की है, दुनिया ने उसे हमेशा सराहा है और अपने काम में जी जान जिसने लगाई है, तो एक दिन सभी आप पर भी जी जान लुटाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वक्त हमें भी अपने काम से प्यार करना है। इस समय हमारा काम है कि जल्दी से एक प्यारा सा गीत सुनवा दे। बिल्कुल सुनिए आप भी ये गीत। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू की गाँव का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। मैं चली ये प्रोफेसर फिल्म का गाना था मंदाकिनी जी। मैं ये देख रही थी कि आप तो गाना सुनने में बिल्कुल तल्लीन हो गई हैं। क्या बात है, अब आगे नहीं बढ़े क्या कार्यक्रम? बिल्कुल बढ़ाना है क्योंकि आप भी तो अपने काम से प्यार करने लग गई थी और मैं चली कह दिया था अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जमाना पीछे पीछे चलता है, तो ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने जो कहा कि मैं तल्लीन हो गई थी, ये सच है ममता जी। संगीत सुनते सुनते मैं क्या
अक्सर हम सभी खो जाते हैं, क्योंकि संगीत आध्यात्म के पोषण का एक जरूरी स्रोत भी है और मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रही हैं आप कि तनाव आमतौर पर बाहरी कारकों की वजह से ही होता है। हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ले बैठते हैं और कुछ काम करते हैं तो भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तनाव को शांत करना बहुत जरूरी है और ध्यान करने से ये तनाव कम होता है ममता जी, और मन भी हमारा शांत होता है। तो आज तनाव और ध्यान साधना पर गुरु माँ रुचिरा मोडक से जो आपने बातचीत की है उसका भाग 2 हम अपने सखी और सखाओं को सुनवा दें। बिल्कुल सुनवा देते हैं। तो मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि आज हम सुनते हैं रुचिरा मोडक गुरु मैया से या गुरु माँ से रेडियो सखी ममता सिंह जी की एक की गई बातचीत, इसका भाग 2 हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है तनाव और ध्यान साधना। सुनते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में, वो है तनाव, दबाव, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। और इस दौर में दफ्तर में, घर में, हर जगह प्रतियोगिता है, समाज के हर वर्ग के बीच। दफ्तर में ज्यादा लोग परेशान होते हैं, उन पर काम का बोझ, कई बार अतिरिक्त काम का बोझ पड़ जाता है, या फिर प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कि अच्छा से अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के चक्कर में भी लोग तनाव पाल लेते हैं अपने भीतर। तो ये जो एक शत्रु की तरह उनका पीछा करता है तनाव, ये जो तनाव और दबाव है, इससे निजात पाने के लिए साधक को किस तरह की साधना करनी पड़ती है और साधना की कितनी अहम भूमिका है? इसके लिए साधना कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से रोज हम भोजन करते हैं या रोज हम नहाते हैं, तो नहाने से मैं ज्यादा उसको रिलेट करती हूँ कि जिस तरह से रोज हम नहाते हैं, तो रोज नहाते हैं और हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, तो उसी तरह से रोज हम ध्यान करते हैं और हम भीतर से अपने आप को स्वच्छ रखते हैं जी। तो जिस तरह से रोज नहाना आवश्यक लगता है हमको, और भोजन भी हमें रोज आवश्यक लगता है कि शरीर को, हम उपवास भी कर रहे होते हैं तो भी कुछ नहीं तो फल ही खा लेते हैं। यदि हम नमक ना भी खाते हो तो हम फल ले लेते हैं। जो लोग फल भी नहीं लेते हैं तो वो लोग पानी पी लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल पर पूरी नवरात्रि करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जल तो लेते हैं ना। यानी कहने का अर्थ आप कुछ तो ले रहे हो जी, तो आप कुछ तो ले रहे हो जिससे आपका शरीर चलता है। तो उसी तरह से यदि आपको अपनी आत्मा को चलाना है तो कुछ तो लेना है, और वो कुछ तो ध्यान होता है कि आप ध्यान करते हैं, आप भीतर से स्वच्छ भी होते हैं, और आपका जो है ना धीरे धीरे एक संपर्क बनता है आत्मा का परमात्मा से। तो वो जो बनता है ना, उससे आपका तनाव भी कम हो जाता है और आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। जी जी। दूसरा, ध्यान से मतलब स्ट्रेस के ही रिलेशन में एक बात है कि जैसे हम महिलाएं हैं, चलिए तो महिलाओं की दृष्टि से बात करें। अभी मान लो कि हमारे कपड़े रखे हैं अलमारी में जी, और वो बेतरतीब रखे हैं। बेतरतीब से मतलब रात के सोने के कपड़े भी वही हैं, दिन में पहनने के कपड़े भी वही हैं, बाहर पहनने के कपड़े भी वही हैं। अब साड़ी है, मैचिंग ब्लाउज चाहिए हमें, अब वो भी कहीं इधर उधर है जी। वो एक एक चीज यदि हमें खोजनी पड़े तो हमें अधिक समय लगता है। और यदि वही चीजें जो है वो व्यवस्थित रखिए कि बाहर पहनने के कपड़े हैं वो अलग रखे हैं, घर के अलग, रात को पहनने के कपड़े अलग, तो हम बहुत आसानी से अपनी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो झट से ले लेंगे। तो हमें कभी भी चिंता नहीं होगी। यदि 5 मिनट में भी निकलने को कहा तो हम कहेंगे हाँ 5 मिनट, अच्छा ठीक है 5 मिनट में तैयार होते हैं जी। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कपड़े कहाँ रखें और कैसे रखें। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो मन है इसके भीतर भी बहुत सारे तरह के विचार होते हैं जी। अब यदि यही विचार प्रॉपरली रखे हुए हों तो आपको किसी चीज के लिए कहीं खोजना नहीं पड़ता। जिस तरह से आपकी मोबाइल में आपकी फोटो गैलरी होती है जी जी। और आप उसमें अपने बच्चों के अलग रखते हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स अलग है, आपके पर्सनल अलग है, कहीं घूमने गए उसके अलग है। अब किसी को दिखाना है कुछ तो आप उसमें से तुरंत फट से ढूंढ लोगे। मन के जो खप्पे हैं जिनमें वो सामान रखा है, विचार, वो सब आपको सही समय पे मिल जाएंगे। यानी आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड थॉट्स यदि एक ही जगह हैं तो आप करेक्ट समय पे करेक्ट विचार करोगे और सही विचार से सही आयोजन होगा और आपका काम झटपट होगा, टेंशन नहीं होगा जी। लेकिन टेंशन कब होता है? जब आपको याद नहीं आता कि अब क्या, मैंने कुछ तो सोचा था, कुछ तो बाकी है, तो लेट मी थिंक। और जी। फिर आप 10 मिनट लेते हो सोचने का, हाँ अब याद आया, और आ गया तो गनीमत, ना याद आया तो फिर परेशान होते हैं। मतलब ध्यान साधना
जीवन में संतुलन बनाता है, बनाता है, ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, आपको एकदम ऑर्गेनाइज करता है। क्या बात कही आपने। सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों के बीच, हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो क्या करें क्या ना करें। कई युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर उनका सपना बदल जाता है कि अब वो उद्योग बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये जो समाज के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों का देख देख के कि हम भी ये कर लें, तो कई बार उनके भीतर निराशा घर कर जाती है। तो ये निराशा को दूर करने के लिए मेडिटेशन क्या करता है, क्या भूमिका होती है मेडिटेशन की? मेडिटेशन की भूमिका तो बहुत शुरुआत से शुरू हो जाती है। यानी यदि ठीक है, चलिए आज आप निराश हो गए हैं और आपने यदि आज से अभी तक कभी जिंदगी में कभी नहीं किया आपने मेडिटेशन, और आप बहुत निराश हैं और आपने आज से शुरू किया, हम बोलते हैं ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात, कोई बात नहीं है। तो भी आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपकी निराशा का भाव धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। और दूसरा, फिर आप अपने आप को समझ पाते हैं कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। आप गलत से मतलब कोई काम गलत नहीं होता है, सिर्फ हो सकता है आपकी दिशा गलत है, या जिसको कहते हैं ना, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, आप उसके लिए नहीं बने हैं जी। तो जैसे आपको लगता कुछ है, लेकिन जैसे मैंने मेरी पढ़ाई का ही कहा कि मैंने पढ़ाई तो न्यूट्रिशन में की, लेकिन फिर जॉब टीचिंग में की, तो बिकॉज आई वॉज मेंट फॉर टीचिंग जी। तो भले मैंने पढ़ाई कुछ भी की हो, मुझे तो टीचर, और मैंने बहुत सक्सेसफुली पढ़ाया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आज भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो 40-45 साल के, 50 साल के बच्चे मतलब बड़े हो गए हैं, आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। और आज भी मतलब उन लोगों के यहाँ से कभी कभी कुछ, भले 1-2 साल में आता है, लेकिन मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है, मैम कैसे हो जी, क्या हो। तो निराशा को दूर किया जा सकता है, बिल्कुल निराशा को दूर किया जा सकता है, वो आपको सही जगह पहुंचा देती है जी, और कुछ भी नहीं। कुछ बातें आप हमें बता रही थी कि रिश्तों को भी मैनेज किया जा सकता है ध्यान साधना से, कि आपने तो खास तौर से गले के लिए भी बोला था कि हाँ, गले को ठीक कर सकते हैं और अपनी बात को सामने वाले के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें साधना, मतलब योग साधना या मेडिटेशन की क्या भूमिका है ध्यान के विषय में? कि हमारी जो देह है हर किसी की, मतलब वो किसी भी धर्म का हो, हम मानव है तो हम मानव देह को मान के चलते हैं। तो मानव देह में ऐसा कहा गया है कि 7 चक्र होते हैं, और उन 7 चक्रों के जो स्थान हैं वो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार। मूलाधार जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि है, वहां मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर, मतलब त्रिकोणाकार अस्थि के ऊपर मूलाधार चक्र है। तो चक्र यानी कोई ऐसे आप सोचोगे कि एक्सरे में आपको कहीं चक्र नजर आएंगे, वैसा नहीं, लेकिन वहां कुछ नर्व्स का गुच्छा सा जी हाँ होता है, और कुछ वो नहीं है, लेकिन वो चक्र है, मतलब ऐसे उसका, क्योंकि हर किसी का अपना इफेक्ट है हमारे शरीर पर। तो मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, हार्ट चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं, फिर विशुद्धि चक्र यानी गले के पास का चक्र है, और उसके आगे आज्ञा चक्र यानी हमारी जो 2 आंखें हैं इसके बीच का जो भाग है मध्य बिंदु, वो आज्ञा चक्र कहा जाता है, और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र है। ये सब चक्र हैं, लेकिन ये सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये सिर्फ मैं ज्ञान के लिए, जानने के लिए कह रही हूँ। बाकी हमें तो इसके इफेक्ट से मतलब है ना, हमें इसका क्या उपयोग है उसी से अधिक मतलब है। तो हमारे जो सभी चक्र हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है कि कौन सा चक्र कितना स्ट्रांग है और कैसा है, उसके अनुसार हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो यदि कहीं दोष है भी तो वो अपने आप ही दूर होते हैं, तो वो सब संतुलित होते हैं, तो उसकी वजह से हम संतुलित होते हैं। और जो हमारे चक्र हैं उनमें किसी ना किसी का स्थान है। तो नाभि चक्र से हम शुरू करते हैं, उसके नीचे के जो 2 चक्र हैं वो हमारा चरित्र बनाते हैं और हमारा एजुकेशन डिसाइड करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे पढ़ाई लिखाई काम का है जी, वो विचारों को संचालित करता है, कंट्रोल करता है, संतुलित रखता है। तो लेकिन वो 2 चक्र उतने महत्वपूर्ण है भी नहीं भी, लेकिन उसके ऊपर से जो रिश्तों की बात की ना हमने, तो वो जो नाभि चक्र है ये पति और पत्नी का स्थान है जी। अब उसके बाद में आगे का चक्र है हृदय चक्र,
नाभि से ऊपर का चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र माता पिता का स्थान है और बच्चों का स्थान है जी। बच्चों के हृदय में माता पिता का स्थान होता है, तो यदि माता पिता ध्यान करते हैं तो बच्चों को अच्छा इफेक्ट जाता है, और यदि बच्चे ध्यान करते हैं तो माता पिता के कई बार होता है ना रिश्ते अच्छे नहीं होते, वो भी प्रभावित होते हैं। बच्चों के अच्छे ध्यान करने से माता पिता के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको वो एनर्जी मिलती है। एनर्जी या चैतन्य अमृत के समान है कि वो किसी में भी डालो तो वो पुनर्जीवन दे देगा उसको। जी बिल्कुल, और एक आदत में भी शुमार हो जाता है। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे भी देख देख के सीख जाते हैं। और एक जो बहुत जरूरी मुद्दा है उस पर हम चाहते हैं कि संक्षेप में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि अभी जो युवा पीढ़ी है बहुत आक्रामक हो रही है। यूं कहें कि युवा पीढ़ी या सारे लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, आप अचानक गाड़ी रुकती है, 2 लोग भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये जो आक्रामकता आ रही है, हिंसा की भावना आ रही है, इसको दूर करने के लिए किस तरह से साधना की जानी चाहिए, किस तरह से मेडिटेशन किया जाना चाहिए? कोई भी मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है वो हिंसक कभी हो ही नहीं सकता। उसके भीतर से हिंसा की भावना तो वैसे ही खत्म हो जाती है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी होता है कि जब हम ध्यान नियमित करते हैं तो हमारा एक आभा मंडल होता है और हमारे आसपास कुछ गलत नहीं होता है। और एक बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, चूंकि वो बहुत जरूरी लग रहा है मुझे, कि रिश्तों का बताया था, एक ही चीज रह गई थी विशुद्धि चक्र की, कि यदि विशुद्धि चक्र यानी गले के यहाँ का जो चक्र है वो यदि आपका ध्यान करके क्लियर हो जाता है तो उसके कारण आपके रिश्ते आपके भाई बहनों से अच्छे हो जाते हैं। और ये चक्र जब सशक्त होता है तो वो आपको सफलता दिलाता है। तो यूथ को सफलता मतलब सभी के लिए आवश्यक है, बट यूथ के लिए थोड़ी ज्यादा जरूरी है। तो ये चक्र यदि अच्छा हो जाता है तो आपको सफलता भी मिलती है, आप कन्विंसिंग नेचर के बन जाते हैं, यानी आप किसी को कन्विंस कर सकते हो किसी बात के लिए। आप जो सुझाते हो आपका सुझाव तुरंत मान लिया जाता है, जबकि सेम सुझाव कोई और दे तो शायद कोई ना माने। जी, तो ये एक अच्छा हो जाता बहुत है। अगर संक्षेप में, हालांकि सामने देखकर ही पता चलता है, अगर ऑडियो में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप समझा सकें कुछ वाक्य में कि कैसे ध्यान करें, ध्यान की मुद्रा मतलब कैसे बैठें कि ध्यान आपका ध्यान, इसके लिए तो बिल्कुल ही देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान जो है ना ये सुखासन में बैठ के करते हैं। तो आपको बैठने में जो भी कन्वीनियंट है, यदि आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो आप जमीन पे बैठ जाएं और ध्यान करें। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, वैसे बैठ करके ध्यान करें। आपसे मतलब नहीं वैसे बैठा जाता, आप पैर सीधे रख के ध्यान करें, कोई बात नहीं। आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहें, कुर्सी पे बैठ के करें। सिर्फ एक है कि यदि आप कुर्सी पे बैठ के करते हैं तो पैर सीधे जमीन पे होने चाहिए और पैरों में जूते चप्पल ना पहने, और जहां तक हो आपके हाथ में कुछ भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये एनर्जी का फ्लो रहता है। तो हम कुछ भी चीज जो टाइट पहनते हैं तो वो किसी की घड़ी बड़ी टाइट रहती है, किसी की अंगूठियां टाइट रहती है, या चश्मा है तो आप यदि चश्मा टाइट नहीं है, ढीला है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अदरवाइज जो भी टाइट आपने पहना है तो हालांकि पहन के ध्यान कर सकते हो, लेकिन ना पहने तो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान होगा, फ्लो अच्छा रहेगा। जी जी, और बैठ के ध्यान करते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपकी बातों से हमारे तमाम श्रोता बहुत लाभान्वित हुए होंगे और बहुत ही रुचिकर बातें आपने बताई। हमारा ज्ञान भी समृद्ध हुआ और सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतना सारा वक्त दिया। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम धन्यवाद कहते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के साथ बात करते हुए। धन्यवाद। तो सखियों, इस बातचीत को सुनने के बाद सबसे पहले मैं गुरु माँ रुचिरा मोडक को साष्टांग प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य विचार हमारे सामने रखे। और सखियों, साथ ही हमारी जो सखी हैं ममता जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। धन्यवाद मंदाकिनी जी। देखिए, ध्यान साधना से जुड़ी हुई हमारे पास एक टिप्पणी आई है, मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। लिखा है कि ध्यान साधना एक ऐसी अद्भुत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही ध्यान है, और यही ध्यान अष्टांग योग के अंतिम चरण में समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान योग एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से तन, मन और आत्मा के बीच एक सुंदर और लयात्मक संबंध का निर्माण होता है।
आगे लिखते हैं हमारे एक श्रोता कि पिछली बार डॉक्टर रुचिका मोडक से ध्यान और साधना विषय पर जानकारी बहुत ही उपयोगी थी। जी हाँ, बिल्कुल। आज इसका भाग 2 हम आपको सुनवा रहे थे और हम सबको नियमित ध्यान करना चाहिए। उम्मीद है आज भी जो जानकारी मिलेगी वो बहुत उपयोगी होगी, पर आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगी, सिर्फ टिप्पणी ही लिख रही हूँ। तो टिप्पणी आ गई और ये बातचीत भी सुन ही ली होगी और श्रोताओं तक पहुंच भी गई। श्रोताओं ने प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। जी जी। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्कुराता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती झलक तल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योति की प्यासी अखियों को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बजते हैं, हम चौंक के राहें तकते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में ये था आम्रपाली फिल्म का गाना। और मंदाकिनी जी घड़ी की ओर देखिए, अब ये समय है अंतराल का। हाँ, बिल्कुल।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। मंदाकिनी जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब जरा दीजिए। कैसा सवाल और कैसा जवाब ममता जी, हम कार्यक्रम दे रहे हैं और आप मुझसे सवाल जवाब करने लगेंगी, मुझे डर लग रहा है ये जानकर। काय का डर भाई, राई का पहाड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं तो एक सिंपल सी बात पूछना चाह रही थी कि आप अपने मन की देखभाल करती हैं या नहीं करती हैं? ममता जी, अब आप एक साहित्यकार भी हैं और सवाल भी साहित्यिक तरीके से ही पूछना चाहती हैं, क्यों? अरे मन की देखभाल, ये क्या बात हुई भला? मैं देखो अपनी देखभाल करती हूँ, अपने कपड़ों की देखभाल करती हूँ, अपने बालों की देखभाल करती हूँ, अपने घर की देखभाल करती हूँ, घर में लगे पर्दों की देखभाल करती हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ओ, एक साधारण सी बात पूछ रही थी। मन की देखभाल मतलब मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान करना, ध्यान रखना, और इतनी सारी बातें बता गई। वैसे काम की बातें थी आपकी। अब स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ा एक आवश्यक अंग तो है ही ना। बस वैसे ही अपने तन और मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तन के साथ साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य रह ही नहीं सकता है। मानसिक स्वच्छता व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं को अधिकतम रूप से महसूस करने और विकसित करने का अवसर भी प्रदान करती है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यही हुआ ना ममता जी कि शरीर की तरह ब्रेन को भी डिटॉक्स करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल गई है जी। और साथ ही 1946 के संविधान में परिभाषित विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। जी हाँ, बिल्कुल। स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन दिमाग में हम गंदगी भरते चले जाते हैं, जिसका आभास हमको नहीं होता ममता जी। तो फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें तो हमारी सखी होती हैं, हमारी दोस्त होती हैं। और हाँ, अपनी किताबों को भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। आपके घर में अगर किताबों का अंबार लग गया है तो उसे संभाल लेना चाहिए। इधर उधर बेतरतीब पड़ी किताबों को करीने से लगाना बहुत जरूरी है। उन पर पड़ी धूल मिट्टी साफ करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सखियों, ये किताबें आपके बच्चों की हो सकती हैं, आपकी अपनी हो सकती हैं, आपके पति देव की हो सकती हैं, जो यहाँ वहाँ पढ़ते हुए किताब को फेंक देते होंगे। और ये कुछ लोग आदतन इधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि अरे फला किताब तो यहाँ रखी थी, अभी कहाँ गई, और पत्नी से लड़ाई करते हैं, है ना, तुमने देखी मेरी वो किताब, कल ही तो यहाँ रखी थी, जबकि वो कहीं और रख के आ जाते हैं। ये सिर्फ पति या बड़े लोग ही नहीं करते, बच्चे भी करते हैं। आजकल बच्चे भी खूब भूलते हैं अपनी किताबें, कॉपियां इधर उधर रख के और ढूंढते फिरते हैं पूरे घर में। मम्मी मेरा मोजा कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है। तो कोई भी चीज है आप उन्हें तरीके से लगाएं। अगर किताबें बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें किसी लाइब्रेरी में दे सकती हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकती हैं। लेकिन हाँ, आपकी किताबें साफ और सुथरी होनी चाहिए, फटी कटी, है ना, जिनमें दीमक लगी हो, सड़ी गली, ऐसे कागज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। आप जब मंदाकिनी जी ये बात कह रही हैं ना कि किताबों की देख रेख करें, उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखें, तो मेरे जहन में एक बात आई कि कई बार जो जिनके घर में लिटरेचर से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं या पढ़ने के शौकीन हैं, तो उनके घर में किताबों का अंबार लगना स्वाभाविक है। दरअसल जो पत्रिकाएं होती हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं या ऐसी पत्रिकाएं, रोजमर्रा की पत्रिकाएं आती हैं, मतलब अर्ध मासिक या मासिक या त्रैमासिक, तो उन पत्रिकाओं के लिए धीरे धीरे जगह कम पड़ने लगती है, इकट्ठी होती जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप दिवाली की साफ सफाई पर किताबों को रद्दी वाले को देने जा रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट लिख दीजिए कि हम ये किताबें, ये पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, या फिर किसी लाइब्रेरी को दे दें। और अगर कोई जरूरतमंद है, हो सकता है कि जिन्हें मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक हो और जिन्होंने खरीदा नहीं हो आर्थिक स्थितियों के कारण या फिर किसी और कारण से, तो वो लेकर वो पत्रिकाएं बाइंड करा के रख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही ममता जी कि जो किताबें हमने दिलो जान से चाही हैं, जिन किताबों को हमने बरसों से इकट्ठा किया है, या अपनी युवावस्था से कई बार हम जीके की किताबें भी इकट्ठा किया करते थे कि आगे एग्जाम्स में काम आएंगी, तो वो किताबें भी बाद में एक रद्दी की तरह हमारे घर के कोने में कहीं दुबकी हुई सी होती हैं और बेचारी पछताती हैं कि एक समय तो था जब हमें पढ़ा जाता था और आज एक कोने में डाल दिया गया है। तो नहीं, आप ऐसा कीजिए बहनों, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आपके आसपास, जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते,
सकते हैं। जीके की किताबें जिन्हें चाहिए होती हैं आप उन्हें दे सकती हैं। या फिर जब वो बच्चे आगे की कक्षा में पहुंचते हैं, मान लीजिए 7वीं के बाद 8वीं में पहुंचे, तो जो 7वीं वाली किताब है किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या फिर जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, गर्मी की छुट्टियों में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें दे दीजिए। और पढ़ने की बात जब आपने कहा ना कि बचपन में पहले हम जीके की किताब पढ़ते थे, तो हमें याद आ गया कि पढ़ने के शौकीन लोग तो कैसे कैसे पढ़ते थे। आपको याद होगा कि हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जो छुट्टी के दिन जब साफ सफाई करते थे तो रविवारी परिशिष्ट में कई बार चुरमुरा या समोसा लपेट के आता था, तो वो पन्ना भी समोसा खाने के बाद वो पन्ना भी हम पढ़ डालते थे, संभाल कर रखते थे। हाँ, ये आगे काम आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो पढ़ने का शौक है ये बड़ा अजब गजब है। और देखिए, पढ़ने के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाओं को सिलाई बुनाई का भी शौक होता है, और इन परिशिष्ट के किसी पेज पर कोई बुनाई का डिजाइन आता है तो महिलाएं उन्हें भी संभाल कर अपने पास रख लेती हैं। क्या बात है। कल जब हम इनसे स्वेटर बनाएंगे अपने बच्चों का, पतिदेव का, घर के किसी सदस्य का, तो ये डिजाइन हम जरूर डालेंगे। तब क्या होता था, मोबाइल का जमाना नहीं था, फोटो खींचने का जमाना नहीं था, तो वो पत्रिकाएं ही संभाल कर रखी जाती थी। और कहीं मान लीजिए फटा पन्ना मिल गया तो उसको भी सहेज कर बाकायदा फाइल बना के रखा जाता था। क्योंकि जब स्वेटर बिनने चलती थी घर में भाभी, चाची या हम सब खुद, तो वो पन्ना निकाल कर डिजाइन देखते थे कि एक घर आगे एक घर पीछे, वो कंगूरे, एक सीधा, हाँ, कंगूरे वाला डिजाइन, या फिर वो उल्टी ऊन की सिलाई का उल्टा वाला डिजाइन, मतलब तरह तरह के डिजाइन थे जो अब तो नाम भी नहीं याद है। अगर हमारी सखियों या सखाओं को डिजाइन के नाम याद हो तो हमें बता दें ताकि हमारी भी याद ताजा हो जाए। बिल्कुल। जब हम उस अवस्था में बुना करते थे सिलाई लेकर, 8 नंबर की सिलाई, 11 नंबर की सिलाई, क्रोशिया, है ना, बिल्कुल। कोई कनेर बनाते थे, कई बार चद्दर के बीच में हम कंगूरा बनाते थे, ऊन सिलाई। हाँ, ऊन सिलाई। तो बहुत सारी यादें हैं जो आपसे जुड़ी हैं। लिखिएगा, हम उसे पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो हमें एक गीत सुन लें। हमें लगता है कि आप बिल्कुल यादों के गलियारों में पहुंचा चुकी हैं और हमारे श्रोता टिप्पणी करना शुरू कर चुके होंगे और हमने गाना बजाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां।
वादा लेंगे हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगे हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां। तो ममता जी, हमारे बहुत सारे सखी और सखाओं ने अपने विचार, अपने जो संदेश हैं हम तक भेज दिए हैं। स्वच्छता पर हम बात कर रहे थे तो वो लिखते हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हर दिन इसका काम होना चाहिए। फिर वो अपना घर हो या मोहल्ला, इसकी शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। और एक मुहावरा है, आप भला तो जग भला। बिल्कुल। हाँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो स्वच्छता के बारे में, दैनिक स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है। इसकी लापरवाही से हमें तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, अन्य समस्याएं भी आ जाती हैं। इसलिए बाहर से आने पर हमें हाथ पैरों की सफाई करना पहला काम होना चाहिए। और सवेरे जो उठते हैं तो उसके बाद जो दैनिक कर्म है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि उसकी सफाई पर, स्वच्छता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जरूरी बात है मन की स्वच्छता। बिल्कुल, मन की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए ममता जी, हमने बात की थी कि कार्य ही पूजा है। हमारे कुछ श्रोताओं ने अपनी बात कार्य के संबंध में भी लिखी है, उन्हें भी पढ़ दिया जाए। बिल्कुल। और देखिए ना, इससे पहले आपने एक चीज नहीं देखी क्या? हमारे एक श्रोता ने बहुत सुंदर हमें संदेश भेजा है, आप पढ़िए ना। वो एक बहुत सुंदर सी तारीफ लिखी है। आपको पढ़ने के लिए मना किया क्या श्रोता ने? अगर आपके सामने है तो आप पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है? आप पढ़ेंगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। लिख रहे हैं कि आज तो दोनों सखी सहेली बहनों का नाम म से शुरू हुआ है। अच्छा। क्या बात है। तो भविष्यवाणी ये कहती है कि आज बहुत ही शानदार और बेहतरीन खूबसूरत गीतों की बौछार होगी, क्योंकि दोनों बहनों की बहुत ही प्यारी और मीठी मीठी मधुर आवाज है। क्या बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आप सभी की जो निगाहें हैं और कान हैं, सुन रहे हैं, वो उसमें मिठास होगी, इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा मीठी लग रही है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कार्य से करें मोहब्बत। का अर्थ है अपने निजी कामों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब हम जहां भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां भी हमें मिले काम से मोहब्बत करने से है। जिस फर्म में हम नौकरी करते हैं उसमें तरक्की हो, उसे लाभ हो, ये अपना प्रयास होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव से अपने 44 साल की प्राइवेट नौकरी में उस फर्म को करोड़ों के फायदे कराए, जहां हमारी एक शैली थी कि कही गई बातों पर अमल करना और मार्केट के लोगों का विश्वास जीतना रहा है। जी। और अब अगली टिप्पणी जरा पढ़कर सुनाइए। मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं कि कार्य से करे मोहब्बत, ये जताना जरूरी है। आजकल मोबाइल फोन का कार्य बढ़ गया है और कर्मचारी मोबाइल फोन पर बातचीत या व्हाट्सएप पर चैटिंग करके ग्राहकों को नजरअंदाज करते हैं। ये एक आम बात हो गई है। बिल्कुल। लेकिन कार्य हो या खाना, अगर रुचिकर न हो तब पाचन क्रिया की तरह ठीक से कार्य नहीं हो पाता। और इसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल को अपना मंदिर समझकर एकचित्त होकर अपने कार्य से जुड़े रहेंगे, तभी ईश्वर भी आपका साथ देंगे। लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए फिर मुहावरा लिखा है, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। यानी गुजराती में लिखते हैं कि कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प न थी। क्या बात है। जो मोबाइल वाली बात कही है ना, वो बड़ी रोचक है। हम कई बार दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बढ़िया मोबाइल में चैट कर रहा होता है या मोबाइल फोन पर बात कर रहा होता और इशारे से बात करता है कि फला जगह पर वो चीज रखी है, आप ले लो। तो जब खींच तब होती है कि आपको पैसे देने हैं और हमें जल्दी है, और वो देख नहीं रहा है, मोबाइल में तल्लीन है। तो ये जो तरीका है वो बुरा नहीं होता है काम का, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आखिर ये कहाँ जाएंगे। अब तो ज्यादातर ऑनलाइन मंगवाने की प्रथा है, तो हमारे यहाँ से तो ये चीज लेके ही जाएंगे, आसपास दुकानें नहीं है। लेकिन उनका जो ये रवैया है वो गलत होता है और हर एक को अच्छा नहीं लगता है। सही कह रही हैं। तो इस तरह से आपको अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए। उस वक्त आपका काम है अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना, उनको समय पर सही सामान उपलब्ध करवाना। जी। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्य से करे मोहब्बत। आपको ये नहीं देखना है कि कोई काम छोटा है या बड़ा, क्या मुझे उसने छोटा काम दिया, खुद बड़ा काम कर रहा है। जैसा भी कार्य है उस काम से प्यार करना सीखे, काम में लगे रहें तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल। कार्य से करे मोहब्बत पर एक लिखते हैं श्रोता, भाई संसार ही कर्म भूमि है और कर्म करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। और आश्चर्य तो ये है कि आप कुछ करें या न करें, लेकिन बिना कर्म किए एक क्षण भी बैठे नहीं रह पाएंगे। तभी तो कहा गया है कि नास्ति क्षणमपि तिष्ठत्य कर्म कृत। फिर ये कर्म करते रहने का हमारा अधिकार भी है, जिसके फल की भी अपेक्षा हमें नहीं होनी चाहिए। तभी तो कहा भी गया है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन सभी दिग्भ्रमित हैं कि वो करें क्या। यद्यपि सभी अपनी अपनी रुचियों के हिसाब से कर्म कर भी रहे हैं और उसके शुभाशुभ फल भोग भी रहे हैं। क्या बात है। अब इन श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं और अगली टिप्पणी के इंतजार के साथ श्रोताओं को इंतजार होगा गाने का, तो सुनते हैं एक गाना। तो ममता जी, हमारे श्रोता लगातार लिखते जा रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि जहां तक हो हम उनके जो संदेश हैं शामिल कर लें। बिल्कुल, है ना। कार्य को लेकर लिखते हैं कि यदि कोई भी कार्य चाहे वह रुचिकर हो या फिर अरुचिकर, यदि दिल लगाकर स्नेह, सौहार्द और प्रेम से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। लेकिन कार्य के क्षेत्र में अरुचिकर कार्यों को ही करते रहने की प्राथमिकता हमेशा ही अपनानी चाहिए, क्योंकि रुचिकर कार्यों के प्रति तो मन स्वयं ही आकृष्ट रहा करता है। फिर जरूरी तो यह है कि जो कोई न कर सके वैसे ही सकारात्मक कार्य हम करते जाएं। और साथ ही आप लिखते हैं एक अन्य श्रोता कि कार्य की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, यह घर से शुरू होकर ऑफिस तक के कार्य हो सकते हैं। हमारा जीवन बिना कार्य के नहीं चल सकता। कभी कभी एक ही तरह का कार्य करते करते हम बोरियत महसूस करने लगते हैं और वो कार्य से मोहब्बत तो दूर, हम उसे बोझ समझने लगते हैं। और इस तरह के हालात में उस कार्य को या तो हम कोसने लगते हैं या फिर उस कार्य से भागने लगते हैं। तो इस हालात में हमारी ऊर्जा सूखने लगती है। चलिए माना जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे मनमाफिक नहीं, तब भी हम इन हालातों में अपने को ढालने की कोशिश करें और नया विकल्प खोजने के लिए अपने मन को तैयार रखें। आप पाएंगे कि जिस कार्य को करने से आप खुश नहीं, वो कार्य बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है और सामने वाले ने अपनी गोटी चली और आपने अपनी चाल पर बिसात के हालात बदल डाले। बस ऐसे ही हर हालात पर अपने दिमाग को संयमित रखना सीखिए, फिर देखिए धीरे धीरे आपको अपने कार्य से मोहब्बत होने लगेगी। इसलिए जो कार्य मिला है उसे बौखलाए बिना करिए। बहुत शानदार। बड़ी ही ललित भाषा में इन्होंने टिप्पणी लिख भेजी है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक श्रोता ने और लिखा है कि कोई भी कार्य चाहे वो रुचिकर हो या फिर अरुचिकर, यदि दिल लगाकर स्नेह, सौहार्द और प्रेम से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। लेकिन कार्य के क्षेत्र में अरुचिकर कार्यों को ही करते रहने की प्राथमिकता हमेशा ही अपनानी चाहिए, क्योंकि रुचिकर कार्यों के प्रति तो मन स्वयं ही आकृष्ट रहा करता है। फिर जरूरी तो यह है कि जो कोई न कर सके वैसे सकारात्मक कार्य हम करते जाएं। ये तो हम लगातार इस मंच से कहते हैं कि पहले आप
अपने मन को टटोलिए और देखिए कि आपकी रुचि किस काम में है। कई बार शेयर से जुड़ी, विज्ञान विषयों से जुड़ी हुई रुचि लोगों में नहीं होती है, आर्ट्स विषय में रुचि होती है, लेकिन लोग साइंस की ओर चले जाते हैं और बाद में उन्हें असफलता हाथ लगती है, वो अपने कार्य में सफलता नहीं पा पाते हैं। तो बहरहाल ये विषय तो बहुत लंबा है मंदाकिनी जी, हम बोलते जाएंगे और खत्म ही नहीं होगा। आज एक जरूरी मुद्दा है जिस पर हमें श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना है। जैसे कि जब हम बात मीडिया की करते हैं, यानी ग्लोबल मीडिया की, तो भारतीय महिलाओं का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि भारतीय महिलाएं मीडिया क्रांति के इस विश्व परिदृश्य में अपनी बौद्धिकता और आगे बढ़ने की जागरूकता के कारण आज एक नया भारतीय परिवेश बनाने में सक्षम हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ममता जी, क्योंकि ग्लोबल मीडिया ने पारंपरिक और सामाजिक जनसंचार के रूप में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संदेश फैलाने में मदद भी की है, और तभी आज इस नई शताब्दी में भारतीय नारी अपने नए आसमान को तलाशती नजर आ रही है। साथ ही आज इसी मीडिया ने महिलाओं में जागृति भी पैदा की है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखा जाए तो वैश्विक मीडिया जनसंचार तकनीकों के माध्यम से दुनिया भर में सूचना फैलाता है। तो वैश्विक मीडिया उपग्रहों और इंटरनेट की बदौलत यहाँ तक कि क्षेत्रीय समाचार भी पूरी दुनिया में पाए और एक्सेस किए जा सकते हैं। और आज इसको पारंपरिक मीडिया जैसे कि टीवी, रेडियो और समाचार पत्र से लेकर यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया तक सब कुछ इसमें शामिल है। ममता जी, बिल्कुल सही बात है, और इसका उद्देश्य है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, जानकारी दें और उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। कई बार क्या होता है कि इस क्रांति के जरिए दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। इस नई मीडिया संस्कृति ने हम महिलाओं के लिए खुला संसार पैदा कर दिया है, जहां से कि अब अपने आप पूरे विश्व को आप सभी देख सकती हैं। सारी महिलाएं अपनी सोच को एक नई परवाज दे सकती हैं। ग्लोबल मीडिया ने एक स्त्री को उसकी क्षमता से परिचित करवाया है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर इसकी सकारात्मक पक्ष हम देखेंगे ना ममता जी, तो सचमुच एक स्त्री अपनी क्षमता से परिचित हुई है, उसे पता चला है कि वो अपने पंख फैला सकती है और यहाँ से लेकर दूर दराज तक वो जा सकती है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस बरस वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कहें या ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेरी वीक मनाने का निर्णय लिया गया है 24 से 31 अक्टूबर तक। तो हर इंसान का दिमाग बेहतर निर्णय ले, इसके लिए समय पर सूचना या जानकारी जरूरी है। बहुत जरूरी है ममता जी, और सूचना जितना अधिक स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय होगी उतनी ही वो गुणवत्तापूर्ण भी होगी। हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ देश दुनिया में जो सूचना तक पहुंच का अनुपात है वो भी अब तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। समय पर बेहतर और सटीक सूचना के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता आज के समय में बहुत ही जरूरी है। ये एक वार्षिक उत्सव है जो वैश्विक कैलेंडर में विशेष महत्व भी रखता है, और इस वर्ष इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी नाइजीरिया पर है। बहनों, ध्यान रखिएगा। और MIL की जो दक्षताएं हैं उनको बढ़ावा देने में यूनेस्को की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनेस्को पाठ्यक्रम विकास, नीति दिशा निर्देश, अभिव्यक्ति और मूल्यांकन ढांचे जैसे क्षमता निर्माण संसाधन भी हमें प्रदान करता है। तो ऐसा है ग्लोबल मीडिया का जो संसार है, बहुत ही बड़ा, विस्तृत, फैला हुआ है, जिसे समझना बहुत जरूरी है ममता जी, और इसके सकारात्मक पक्ष को देखना है। और ग्लोबल मीडिया की बात हम कर रहे हैं, इसका विस्तार इतना ज्यादा है कि ये जो विविध भारती के कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनते हैं, न केवल देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में विविध भारती सुनी जा सकती है तकनीक के माध्यम से, मोबाइल ऐप के जरिए। और हम इधर बात कर रहे हैं, उधर श्रोताओं की टिप्पणियां आ जाती हैं। हम इधर कुछ बातें सुनवा रहे हैं, कुछ जरूरी जानकारी दे रहे हैं कि उधर टिप्पणी आ जाती है। अब देखिए ना, अभी अभी हमने तनाव से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प बातचीत सुनवाई थी। वो हमारी जो रुचिरा मोडक जी हैं, और जिन्हें लोग गुरु माँ के नाम से संबोधित करते हैं, उन पर केंद्रित बातचीत हमने सुनवाई। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ चुकी हैं। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे पास आई है जिसमें लिखा है कि इस प्रोग्राम को पसंद किया गया है और ये प्रोग्राम की सराहना की है, और जो गुरु माँ ने जानकारी दी है वो जानकारी बड़ी ही दिलचस्प और कारगर रही। और ये जो रुचिरा मोडक जी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी, उनके पतिदेव ने भी वो जानकारी सुनी और उसकी सराहना की, और बहुत सारे लोगों ने सुनकर अपनी टिप्पणी भेजी है। तो आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा सा गीत, सुनते हैं।
को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।